बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और आज की स्पेशल रिपोर्ट में भी अलग अलग खबरों के हवाले से जो खुलासे हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कश्मीर जिसे पिरवर कहते हैं, आज के डेट में माहिरीन के मुताबिक ड्रग्स के इस्तेमाल, ड्रग्स के कारोबार को लेकर कश्मीर वादी ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। जो स्टैटिक्स आई हैं, जो रिसर्च आई हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस आई हैं, उससे यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पर्टिकुलर वादी कश्मीर के अंदर जो मंशियात है, और खासतौर पर मंशियात के अंदर भी हीरोइन जो है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है और आए रोज ये तादाद बढ़ रही है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती आजम के साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो शरा निकाह या तलाक के जो शरा है, तलाक की जो परसेंटेज है, वो बढ़ रही है और नतीजा ड्रग्स है। पहुंचाएंगे आप तक मुफ्ती आजम का कॉल भी, और उसके साथ साथ डॉक्टर साहिबान भी क्या कुछ कहते हैं वो पहुंचाएंगे आप तक। और साथ ही साथ सियासत भी जारी है, और सियासत में सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिए जा रहे हैं वो भी पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन आज का दिन भारत पाकिस्तान या बरसगीर के अंदर एक अहमियत का हामिल दिन है, इस एतबार से कि जो गोवा के अंदर हिंदुस्तान की मेजबानी में शंघाई ताउन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें पाकिस्तान के खारजा वजीर भी आए हैं, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसमें आए हैं। और ये उस वक्त आए हैं जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सही नहीं है। लेकिन जो ये शंघाई ताउन ऑर्गेनाइजेशंस की खारजा वज़रा की कॉन्फ्रेंस है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी खुद आए और उसके बाद वो यहां पर शरीक हो रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपको याद दिला दें कि कई सारे जो शंघाई ताउन ममालिक हैं, जो एससीओ के जितने भी ममालिक हैं, जितने भी शुरा हैं, उसमें कुछ ऐसे खारजा वज़रा भी हैं जो इसमें बराह रास्त शिरकत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वर्चुअली इसमें शरीक हो रहे हैं। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर मामलात सही नहीं हो, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी खुद इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में आना, ये क्या कुछ कहता है। क्योंकि अंदरूनी स्तर पर जब पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो काफी क्रिटिसिज्म बिलावल जो भुट्टो जरदारी है उस पर हो रही है, और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सरकार है, वफाक है, तो उन पर भी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी के इस दौरे को किस नजर से देखा जाता है, इस पर भी हम तबसरा करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा पहुंच चुके हैं, जहां वो शंघाई ताउन ऑर्गेनाइजेशंस की खारजा वज़रा की मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें शंघाई ताउन ममालिक जो है वो इलाकाई सालमियत, अंदरूनी मामलात में ताउन, तमाम रुकन ममालिक की बराबरी और बाहमी इफ़ाम तफ़हीम पर बातचीत करेंगे। इस बार जो थीम रखी गई है वो सिक्योर एससीओ की थीम से मुनक़दा भारत की सरबराही वाली इस मीटिंग में हिंदुस्तान खत्ते में कसीरुल जहती, सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने में खासी अहमियत देता है। बहरहाल भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर मीटिंग के अलावा कई शंघाई अहम मंसूबों के साथ मुलाकात भी करेंगे, और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मीटिंग के इम्कानात जो है वो काफी कम नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और भारत के खारजा वजीर एस जयशंकर के दरमियान कोई मुलाकात होगी, या बिलावल जरदारी जो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, गोवा के अंदर मौजूद आज हैं, इसके दौरे को किस निगाह से देखते हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वो खारजा वजीर हैं जो साल 2019 के बाद, माफ कीजिएगा, साल 2011 के बाद भारत आ रहे हैं। यानी इससे पहले जो पाकिस्तान का खारजा वजीर है वो साल 2011 के अंदर भारत आए हुए थे। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी वो वाहिद खारजा वजीर बने हैं जो साल 2011 के बाद भारत इस अहम शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आसिफ रशीद जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आसिफ, जानना चाहेंगे क्योंकि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की जो शुरका है
اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقائی سیکیورٹی ہو، فنانس ہو اور باہمی تعلقات ہو، کلچر ہو، اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ افہام و تفہیم کے ذریعے ان پر بات چیت ہوگی. لیکن اس میں ہم بڑی بات دیکھ رہے ہیں کہ آصف بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ہندوستان آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت آ رہے ہیں جب بھارت اور پاکستان کے درمیان جو رشتے ہیں، جو روابط ہے، جو خارجہ طریقہ کار ہے، اس میں ہم کافی یک دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس وقت ہو رہے ہیں جب پاکستان کی جانب سے یہ بات وضاحتاً کہی گئی ہے کہ تب تک بھارت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک نہ 5 اگست سال 2019 کے فیصلے پر کوئی انڈو کیا جائے گا. سیاسی مبصرین یا خارجستہ کے جو مبصرین ہیں وہ اس دورے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بعض یہ بھی خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ بلاول زرداری جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ کچھ جو خاص کرنے جا رہے ہیں اس میٹنگ کے دوران. دیکھیے، تقریباً 2:40 بھارتی وقت کے مطابق جو پاکستان ایئر لائنز کا خصوصی طیارہ ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو لے کر کراچی سے گوا پہنچا، اور اب تک تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہونے لگے ہیں. شروعات میں جیسے آپ نے کہا کہ 2011 میں آخری مرتبہ جب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت سرتاج عزیز ہندوستان پہنچے تھے، تو دارالحکومت دلی میں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اتنے بڑے پیمانے پر نہیں، لیکن آج جتنی کشیدگی ہے اس سے کم ہی اس وقت تھی. 12 برسوں بعد جب آج دورہ ہوا ہے، آفیشلی پاکستان کا ڈیلیگیشن اس وقت ہندوستان میں ہے، 7 نمائندے اس میں شامل ہیں. اس کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ، جو اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر ایک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے بھی ہندوستان میں نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو تعلقات کی بات ہے، آگے کیا ہوگا اس کے لیے ایک دروازہ کھل سکتا ہے. لیکن پہلے تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر ہی یہ صاف ہو گیا کہ خارجہ پالیسی بھارت کی کیا ہے اور پاکستان کی کیا ہے. جب بلاول بھٹو زرداری وہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایس سی او کے چارٹر کے مطابق جو پاکستان کو کرنا چاہیے، ایک ذمہ دار گروپ 20 کا حصہ ہونے کے ناطے وہ کریں گے، اور اس مقصد سے وہ جا رہے ہیں. یعنی اپنا جو ابھی تک الزامات وہاں پر پی ٹی آئی اور باقی مختلف سیاسی جماعتیں ان پر لگا رہی تھی، اس سے انہوں نے خود کو ایک طرح سے کلین چٹ دینے کی کوشش کی. لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو ہینا ربانی گھر کا بیان اب سے تھوڑی دیر پہلے آیا، جہاں پر انہوں نے کہا کہ اب تک صرف پاکستان کی حکومت جہاں پر عمران خان کو وہ ٹارگٹ کرتی ہوئی نظر آئی کہ انہوں نے سیاسی مفادات کے لیے رشتوں کو بھی قربان کر دیا، اور جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جس طریقے سے تعلقات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے. تیسری بات، جو تصویر پہلی سامنے آئی اس میں چین کے وزیر خارجہ، جن سے ملاقات آتے ہی بھارت کے جوائنٹ سیکرٹری کی طرف سے چونکہ ویلکم کیا گیا، پہلے ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کیا گیا اور وہاں سے ان کے ساتھ ڈیلیگیشن جہاں پر ان کا اسٹے ہونا وہاں تک آیا. آج بھارت سرکار کی طرف سے ڈنر بھی ہے. لیکن پہلی ہی تصویر نے بتا دیا کہ ملاقات کے امکان تو بہت دور، بھارت اور پاکستان شاید ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے. جو قیاس رہی ہیں تھے اس کے برعکس ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جوائنٹ سیکرٹری جو وزارت خارجہ کے بھارت کے جے پی سنگھ، وہ بالکل دور کھڑے رہے. تقریباً دونوں کے درمیان کم سے کم 1 میٹر کا فاصلہ رہا اور کسی طریقے سے نہ ہاتھ ملایا، صرف ویلکم کر کے وہاں پر بلاول بھٹو زرداری کو لے آئے. وہ بتاتا ہے کہ اس میٹنگ میں کل اور آج اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے. دوسری طرف چین کے وزیر خارجہ سے جب ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ باضابطہ طور پر ہینڈ شیک ہوا، ملاقات ہوئی، اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ایک طرف پالیسی کیا ہے اور دوسری طرف کیا ہے، اور کس طریقے سے نئی دلی اس وقت کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہے. اور اگر دلی چاہتی تو شاید ملاقات آصف اہم بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو ہندوستان آ رہے ہیں اور صورتحال کیا ہے اس سے پہلے وہ ہم سب جانتے ہیں. کرٹیسزم بلاول بھٹو اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم سرکار پہ بھی کافی ہو رہا ہے کہ آپ کو بھارت جانے کی ضرورت ہی کیا تھی جب ہمیں بھارت کے ساتھ ایشوز ابھی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، اور اس کے بعد بھی بائی لیٹرل جو رشتے ہندوستان اور پاکستان کے ہیں وہ کافی متاثر کن ہیں. اب اس صورت میں کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا الزام لے کر بلاول بھٹو زرداری ہندوستان آ رہے ہیں؟ کیونکہ بعض مبصرین جو پاکستان کی میڈیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بھارت اور امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے. تو اس پر کیا کچھ نقطہ نظر یہاں کے مبصرین رکھتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی طریقے سے آپ دیکھیں گے یورپ سے بھی پہلا بیان آیا تھا کہ اگر دونوں ملک سامنے آئے، یہ 7 دن پہلے کی بات ہے، بیان آیا کہ اگر دونوں ساتھ آتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگلے دن بیان آتا ہے پاکستان سے، اور سیاسی مبصرین کے ساتھ ساتھ وہ تمام ڈپلومیٹ جو نئی دلی کے اندر کام کر چکے ہیں، جن کا اپنا ایک وسیع تجربہ ہے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو 3.5 سال کے عرصے میں انہوں نے تقریباً 25 مرتبہ یہ بیان دیا کہ 5 اگست کی یہ جو پوزیشن ہے، یہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی جو ان کے بیان آتے رہے کہ جب تک اس پوزیشن پر بھارت جو ہے واپسی یا اس فیصلے کو واپس نہیں کرتا
अब नहीं वापस लेता नई दिल्ली तो तब तक मुज़ाकराती अमल शुरू करना बहुत मुश्किल है। बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी देखे गए, लेकिन जो आज हुआ है हमारी जो समझ में बातें आती हैं वो दो चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान, कहीं पर भी पाकिस्तान विद इन गवर्नमेंट आप देखेंगे कोई इदारा स्टेबल नजर नहीं आता। ये खुद पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के मुबस्सरीन और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पंडित्स मानते हैं। दूसरी बात ये कि इक्तिसादी बहरान इस कदर शदीद हो गया है कि जहां पर इस वक्त तकरीबन 24.79% अवाम जो है वो खुद पाकिस्तानी, जो बैरक की रिपोर्ट है वो बताती है कि इस वक्त जबरदस्त इक्तिसादी बहरान से गुजर रही है, यानी गुर्बत की तरफ जा रही है। तो एक तरह से मजबूरी भी समझा जा सकता है। और दूसरी बात, इमरान खान और इस हुकूमत में ये फर्क नजर आया कि इन्होंने 5 अगस्त की पोजीशन पर 2 बार बयान दिया। पाकिस्तान की पहली हुकूमत 25 बार बयान दे चुकी थी। उससे हटकर शायद आज मजबूरी से ज्यादा इसको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आते ही बयान जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ से बयान देना, हिना रब्बानी खर का ये बताना कि पिछली हुकूमतों ने कोशिश ही नहीं की, वो बताता है कि शायद वो 5 अगस्त वाली जो पोजीशन जिस पर बार बार पाकिस्तान कह रहा था, लेकिन एक मजबूरी की राह भी इस वक्त पाकिस्तान देख रहा है, जहां पर दो तरह से उसके सामने चीजें डिवाइड होती नजर आ रही हैं। चले आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि इंटरनल लेवल पे न सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम बल्कि इक्तिसादी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे मामलात हैं, और उसके साथ भारत, अमेरिका, रशिया, ये सारी चीज़ें जिस प्रिज्म से जब हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रेशर भी हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन बाज़ मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं कि कहीं आउट ऑफ द बॉक्स बिलावल भुट्टो जरदारी हिंदुस्तान के अंदर कोई इस तरह का बयान तो नहीं दे सकते हैं जिससे पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो मकसद है वो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बने। इस पर भी आप देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के अंदर मुनक़द हो रही है। इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी इसी शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि हम 1990 से ये देखते आए हुए हैं कि हम दिल्ली जाएं या नहीं जाएं, यानी कश्मीरी हर बार ये सोचता था कि क्या हम दिल्ली जाएं, बात करें या ना करें, अगर जाएं तो फिर पार वाले यानी पाकिस्तान वाले क्या कहेंगे, ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कहते हैं। लेकिन क्या आज पार वालों ने यानी बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान ने क्या कश्मीरियों से पूछा कि हम हिंदुस्तान जाएं या नहीं जाएं? ये बड़ा ट्विस्ट आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपने बयान में, अपनी साउंड बाइट में दी, और उन्होंने कहा कि दरअसल यही होता है कि अपने मकसद के लिए हर कोई यही कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं उन बच्चों से जो दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं, यानी जो मिलिटेंसी के रास्ते पर चल पड़े हैं, कि वो वापस आए और अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने समाज की खिदमत करें। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज पुलवामा के अंदर पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, और खिताब करने के बाद जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं अपनी कौम को एक चीज बताना चाहता हूँ, हमेशा हमारी कौम 90 से ये देखती रही कि क्या करें, दिल्ली जाएंगे तो पार वाले क्या कहेंगे। आज पार वालों ने क्या कश्मीरियों को पूछा, जब वो वहां पहुंचे, यही होता है, जिसको अपना मकसद जहाँ वो वहां पहुंच जाता है। मैं अपील करता हूँ आज इन बच्चों से जो अपने इस रास्ते पे चल पड़े हैं, मेहरबानी करके वापस आइए अपने अपने घरों में, अपने जो वालिदैन हैं उनके पास आइए, या उस गांव के जो बुजुर्ग हैं, मस्जिद कमेटियां हैं, मोहल्ला कमेटियां हैं, उनके पास आइए। हम गुजारिश करेंगे सरकार को इनका सरेंडर। इधर कुकरनाग के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज रविंदर रैना यहाँ पर मौजूद थे। रविंदर रैना ने यहाँ जो पार्टी वर्कर्स हैं उनसे खिताब भी किया, और उस तरह उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जो लोग मजहब के नाम पर वोट मांगेंगे उन लोगों से दूर रहना, यानी उन्होंने वर्करों से कहा कि जो लोग मजहब के नाम पर वोट मांगेंगे उन लोगों से दूर रहना। लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि इस तरह के इल्ज़ामात ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी पर ही लगते हैं, कि वो कर्नाटका हो, यूपी हो, बिहार हो, जहां हो, ज़्यादातर मजहबी कार्ड खेलकर वोट बटोर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रविंदर रैना ने लोगों से ये नसीहत की है कि वो उन लोगों से दूर रहे जो मजहब के नाम पर वोट मांगे,
उन्होंने कहा कि बल्कि उनसे 70 सालों का हिसाब मांगा जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जहां चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी ने कुर्बानी दी है, वहीं पर बहादुर शाह जफर और अशफाक उल्लाह खान ने भी कुर्बानी दी है, जबकि कश्मीर में मोहम्मद मकबूल शेरवानी जैसे लोगों ने भी कुर्बानी दी है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, वही बहादुर शाह जफर, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों ने, और कश्मीर के अंदर मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे बायानाज लोगों ने कुर्बानी दी, तो हिंदुस्तान का झंडा बुलंद हो गया। यह हिंदुस्तान की सरजमी आप सबके लिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर वोटवाना गुजारिश करता हूं, इलेक्शन में जो लोग आएंगे मजहब के नाम पर बांटने की सियासत करेंगे, उनसे दूर रहना, उनसे 70 साल का हिसाब मांगना। 70 साल का हिसाब, हमें 70 साल का हिसाब दे दो, उसके बाद फिर फैसला करना कि क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल आज मेंढर के अंदर थे। पार्टी वर्कर्स मीटिंग से वो यहां पर खिताब कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। और आपको याद दिला दें कि अमित शाह जो कि दाखिला वजीर हैं और बीजेपी से उनका ताल्लुक है, जब वो कश्मीर आए थे तो कश्मीर की सरजमीन से ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि यहाँ पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन काफी वक्त बीत चुका है जब अमित शाह साहब भी यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद ये सवालात उठने लगे हैं कि उस मसवदे कानून को फिर कानूनी शक्ल पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि कानून मुल्क के पार्लियामेंट में उस मामले को अभी लाया ही नहीं गया है। यही सवाल आज अशोक कोल से भी पूछा गया और उनसे कहा गया है कि आज तक अगरचे रिकमेंडेशंस भी आई हैं तो फिर क्या वजह है कि इसे कानूनी शक्ल नहीं दी गई है, पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस नहीं हुई है। तो उस पर अशोक कोल ने कहा कि जीडी शर्मा के कमीशन ने इस हवाले से सिफारिशात पहले ही दी हैं और हमें यकीन है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। वो जो कमीशन बना है उस कमीशन की रिकमेंडेशन आ गई है कि भाई पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। अब वो पार्लियामेंट में उसको करना था, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया है। और मुझे लगता है जल्द भारतीय जनता पार्टी के हमारे होम मिनिस्टर, यशस्वी होम मिनिस्टर अमित शाह जी का वो फैसला है और कमीशन जो जीडी शर्मा जी का कमीशन बना था उस कमीशन की भी रिकमेंडेशन है और उस रिकमेंडेशन के आधार पर उधर बारामूला के क्रीरी इलाके में आज एक झड़प के दौरान फौज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। पुलिस का मानना है कि इन दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और दोनों शोपियां जिला से ताल्लुक रखते थे और उनके कब्जे से कुछ असला भी बरामद किया गया है। होते ही जो है हमने एक जॉइंट कॉर्डन लॉन्च किया आर्मी 29 RR SSB के साथ। दौराने सर्च एक घर में से कुछ टेररिस्ट ने हमारी सर्च पार्टीज पे हमला किया, फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जो है 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टेररिस्ट शोपियन जिले से वाबस्ता है, वहां के रहने वाले हैं। इनकी पोजीशन से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल बरामद हुआ है। इस मसले में जो है हमने FIR रजिस्टर। जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से एक सर्वे किया गया है जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पर्टिकुलरली कश्मीर वादी के अंदर लगभग 70 से 80 हजार लोग नशीली अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और न सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि वो डिपेंडेंट हो गए हैं। और इस तरह से पंजाब नशीली अद्वियात को लेकर जहां बदनामी जमाना है, लेकिन कश्मीर की सूरत हाल पंजाब से भी बदतर है। सर्वे के मुताबिक ड्रग एब्यूजर्स की तादाद शरह पंजाब से ज्यादा कश्मीर में है और डॉक्टर्स कहते हैं कि कश्मीर में ड्रग्स की सूरत हाल अलार्मिंग है। इस हवाले से डॉक्टर यासिर क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं।
स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हमने सर्वे भी किया है पिछले साल, उसमें भी ये पता चला कि राउंड अबाउट 70,000 to 80,000 people are actively dependent on substances, वो भी हार्डकोर ड्रग्स। अराउंड वो 2.87% निकलती है। वो भी अगर आप कंपेयर करें, अब आप देखना चाहते हैं कितना दिखाता है, कितना सीवियर है ये स्टैटिस्टिक्स। ये आप अगर कंपेयर करोगे पंजाब के साथ, पंजाब स्टेट के साथ, जो उनने 2019 में एक सर्वे किया था वहाँ पे, ये उनके स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा है, ये जो परसेंटेज है उनके स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा है। सो आपको पता है कि पंजाब कितना इल फेमस है ड्रग अब्यूज़ के बारे में। चलिए, पंजाब से ज्यादा कश्मीर के अंदर ड्रग अब्यूज जो है वो बढ़ रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स खामोश बैठे हैं। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि आखिरकार इसका हल क्या है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ इस पर काबू पाने के लिए सरकार पर ही मुनहसर रहना काफी नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके को, हर स्टेक होल्डर को सामने आने की जरूरत है। वालिदैन, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, मस्जिद कमेटियां और उलमाए किराम की एक आला जिम्मेदारी है, जिसके बाद इस सूरत हाल पर काबू पाने के बारे में सोचा जा सकता है। प्रिवेंशंस है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स का रोल नहीं बनता है। जब तक कम्युनिटी आगे नहीं आएगी, कम्युनिटी के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होते हैं या रिलीजियस लीडर्स हैं या आपके जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपके पेरेंट्स और आपके जो टीचर्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे। कैसे इन्वॉल्व, मतलब वो अपने बच्चों पे, पेरेंट्स उनको बच्चों पे थोड़ा बहुत ख्याल रखना है, और हम सिर्फ उनकी मटेरियल नीड्स को एड्रेस करते हैं, बट हमें उनकी इमोशनल नीड्स को भी एड्रेस करना है। और टीचर्स को चाहिए कि और जो हमारे जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनको चाहिए कि बच्चों पे थोड़ा वहाँ पे वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट। नाज़रीन, इतना ही नहीं, ड्रग्स इस कदर डेंजरस बन रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर कि अब ड्रग्स की वजह से तलाक की जो शरह है, तलाक की जो शरह फीसद है, वो भी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में कहा है कि आए रोज शरह तलाक में इजाफा हो रहा है और ये रविश इंतहाई काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि उलमा को ड्रग्स के जिस्मानी और समाजी असरात से अवाम को बाखबर करने में अपना रोल अदा करना चाहिए। ये मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा है। पिछले 2-3 सालों से हम ये देख रहे हैं, जब से ये ड्रग्स की वबा कश्मीर में फैल रही है, जम्मू कश्मीर को अपनी लपेट में ले रही है, तो इसमें फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते मुतासिर होते हैं, वालिदैन के साथ अपने बच्चों के रिश्ते मुतासिर होते हैं, और जो लोग ड्रग्स में वो दूसरे बुरे कामों में भी लग जाते हैं, चोरी भी करते हैं, और इस तरीके से डिप्रेशन के शिकार होते हैं। जब वो घर वापस आते हैं या वालिदैन के साथ बैठते हैं, तो हमेशा उनके साथ इख्तिलाफात उनके होते हैं, और कभी वो पैसे का तकाजा करते हैं, कभी वो अपनी बीवी को मारते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब वो अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक इख्तियार कर लेता है और ड्रग्स के लिए उसको कभी मजबूर पैसे के लिए मजबूर करता है, कभी उसके जेवरात को छीन लेता है, इस तरीके से शरई तलाक में इजाफा देखने को मिला। और आम आदमी पार्टी के लीडर नज़ीर अहमद यत्तू आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम से मुलाकात हुए और हल्का इंतखाब चार शरीफ के जो मामलात है, जो मसाइल है, वो डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाए। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि चार शरीफ हल्के इंतखाब के अंदर बिजली फीस के अंदर इजाफा और दीगर इलाकों के अंदर जो लोगों के मसाइल थे, उसकी तवज्जो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में उन्होंने लाई। हमारे डीसी साहब आज नए आए हैं, अशोक लाबरू साहब आए थे, तो हमने पहले उनको मुबारकबाद दी कि आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आपने चार्ज संभाला है। दूसरा, हमारा जो त्रारी शरीफ में आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों में बड़ा वो बेचैनी, बेकरारी हुई है कि बिजली फीस का जो है 920, कोई 720, और वहाँ पर हमने यही कहा है डीसी साहब को कि बिजली फीस में तफावत होनी चाहिए। जो गरीब ट्राउन ट्रोडन पीपल है उनमें तफावत होनी चाहिए। तो दूसरा मसला था, बहुत सारे मसले थे, तो उसमें मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा होपड़ू में पीएचसी उसके अपग्रेडेशन के लिए हमने मांगा है CHC, और वहाँ USG मिशन की प्रॉब्लम थी, वो मांगा हमने।
फायर स्टेशन एक मांगा था क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा एरिया है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।